Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार भाटी है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से संबंधित हूँ और इस बार मेरा चयन एसडीएम पद पर हुआ है और मेरी रैंक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2023 में आयोजित विशेष परीक्षा में रैंक 5 आई है। और मैं आपके साथ अपनी एक ब्रीफ स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करा। तो पहले थोड़ा मैं अपने आप बारे में बता देता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बहराइच से हुई है और प्रॉपर हिंदी मीडियम में हुई है। उसके बाद मैंने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन 2019 में पास किया है और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर 3 साल तैयारी की है। तो हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स से कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स के लिए हमें देखना पड़ता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं, जैसे कि सबको पता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, एंशिएंट मिडिवल के लिए आर एस शर्मा है और बुक्स हैं, और आपका इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, और साइंस एंड टेक के लिए अग्रहरी सर की बुक है, और इकोनॉमिक के लिए आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ये सब लोग फॉलो करते हैं और यही बुक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के रिसोर्सेज होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मंथली मैगजीन्स को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ईयरली मैगजीन्स को फॉलो करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि तीनों के तीनों सोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट हैं अगर आप उसको सफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रीलिम्स की एक चीज़ बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो प्रीलिम्स के देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप इकोनॉमी ले लें, इन्वायरमेंट ले लें, साइंस टेक ले लें। इनका क्या वेटेज होता है, ये हर बार एक सेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लेके ही आते हैं। अगर किसी बच्चे ने इतने टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया या इनकी बुक्स को गो थ्रू कर लिया अच्छे से, तो आपके एक डिफाइंड नंबर ऑफ मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचते हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर या एंशिएंट मिडिवल, ये इतने डिफाइंड नहीं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं होता है। तो उनको एक रीडिंग मार के या दोबारा पढ़ के हम दे सकते हैं और इनके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और यूपीपीसीएस में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, वो आता है मिसलेनियस का, जैसे कि आपका यूपी का स्टैटिक हो गया, यूपी का करंट अफेयर हो गया, सेंसस रिपोर्ट हो गई, आपका एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा या फिर एनिमल सेंसस। ये सब जो आपकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनको भी आपको 1 बाय 1 गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है वो यूपीएससी से डिफरेंट इसी तरह से है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसलेनियस के टॉपिक्स आते हैं। अगर जो बच्चे मिसलेनियस के टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं उनको काफ़ी एज मिलता है पीसीएस के पेपर में, क्योंकि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है स्टैटिक वो लगभग सेम है, लेकिन जो कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हैं, इन डिफरेंट टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। सेकंड थिंग हम जानते हैं प्रीलिम्स के बारे में कि हमें मॉक्स कितने लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो मॉक्स बहुत ज़रूरी है, एक काइंड ऑफ मैंडेटरी है। तो आप अगर आप असली एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। आप ये सोच के मत जाओ कि मैं वहाँ जाके ही एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करूँगा और मेरा हो जाएगा। ये बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको एक डिफाइंड नंबर ऑफ पेपर्स लगा के जाने चाहिए। मैंने लगभग 20 से 25 मॉक्स लगाए थे प्रीलिम्स में जाने से पहले, क्योंकि जब आप मॉक्स लगाते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपका एलिमिनेशन मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो दिए गए टाइम में कि नहीं। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट फैक्टर्स को चेक करता है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए हो कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मॉक्स काफ़ी मैंडेटरी है और आपको मॉक्स ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो ये मार्केट में काफ़ी चल रही है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क्स करती हैं कि नहीं। ये यूपीपीसीएस के साथ से अभी भी काफ़ी
रिलेवेंट है, क्योंकि जो PCS के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर आपको एक भी पता है तो आप आराम से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड UPSC में अगर हम देखें तो UPSC का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता जा रहा है, जहाँ पर हमारा एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है। पर अगर PCS की बात करें तो ये अभी भी रेलेवेंट है। तो अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड पर काम कर रहे हैं तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए और आपको काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग्स अबाउट द प्रीलिम्स इज व्हाट इज़ द एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी। तो आपको जो आपने मॉक्स लगाए होते हैं वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देते हैं कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे कि तो आप कैसे पेपर सॉल्व करोगे। पेपर सॉल्व करना भी एक आर्ट होती है। कुछ बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को उठाकर उससे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है तो पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढ के पहले उनको सॉल्व करता है और फिर उससे उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और कुछ बच्चों का होता है कि मैं नंबर 1 से शुरू करके और लास्ट तक एक सांस में ख़त्म कर जाऊँगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी सबके लिए वर्क करती है। मान लीजिए मेरी स्ट्रैटेजी A है, किसी की स्ट्रैटेजी B है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है या उसकी स्ट्रैटेजी गलत है। अगर आप मॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करके जाते हो तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो जैसी भी हो वो आपके लिए वर्क कर जाएगी, ठीक है ना। और एग्ज़ाम हॉल में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबको बराबर ही आता है। ये सोच के नहीं आ रहा कि मेरे बगल वाला काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या वो 60-70 पहुँच गया, मैं अभी 30 पे ही हूँ। ये सब नहीं सोचना है। आप सब इक्वल हो। पेपर जो जैसा भी आने वाला है एग्ज़ाम में वो सबके लिए इक्वल टफ आएगा और आपको इक्वल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे किसी को देख के अपने क्वेश्चंस ना घटाने ना बढ़ाने। अगर पेपर टफ आया है तो आपको कम अटैम्प्ट करने, अगर क्वेश्चंस इजी आए तो आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने। ये एक सिंपल सा बेसिक रूल है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे कितने हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए PCS के पेपर में। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो मुझे लगता है 120 से 130 ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर क्वेश्चंस हमारे ईजी लग रहे हैं हमें तो लगभग 130, या फिर अगर पेपर काफ़ी टफ साइड आया है तो लगभग 120। अगर मॉडरेट लेवल है तो 124-25 के आसपास क्वेश्चंस आपके सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। और मतलब आपको कुछ गेस मार्किंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको कुछ गेस मार्क्स तो करने ही पड़ेंगे। आपसे अंधी बोलिए या गेस वर्क बोलिए, जो भी बोलिए, पर ये प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर की। और नेक्स्ट थिंग चलते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेंस के लिए हमें प्रॉपर टाइमलाइन बनानी चाहिए। जैसे कि एज्यूम करिए कि किसी साल जून या जुलाई में आपका पेपर होता है, चाहे PCS हो या UPSC हो। तो एज्यूम करिए पेपर जून में या मई में है, इसी टाइमलाइन में होता है। तो आप क्या करिए, जो पिछले साल का मई या जून है वहाँ से लेकर और दिसंबर तक आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंबाइंड स्टडीज़ करनी है। आपको अपना ऑप्शनल लेके भी चलना है अगर आप UPSC दे रहे हैं तो, और आपको अपना मेंस लेके भी चलना है और PCS का जो प्रीलिम्स होता है उसको भी लेके चलना है। अभी कंबाइंड स्टडी करनी है। और जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होता है उससे 3 से 4 महीने पहले आपको मेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मतलब लास्ट के आपको 4 महीने, 3 से 4 महीने मोटे मोटे आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए देना है, ठीक है ना। और उन 3-4 महीनों से पहले आपको सारा मेंस का सिलेबस ख़त्म कर लेना है। आपको एस्से राइटिंग कर लेनी है, आपको अपने GS के आंसर राइटिंग कर लेनी है, आपको अगर आप ऑप्शनल दे रहे हो UPSC का तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी होती है, ठीक है ना। ये मेंस की स्ट्रैटेजी होती है। अब हम GS वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर हम GS 1 की बात करें तो आपका उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसका कुछ पार्ट आता है। तो इसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं, उन्हीं बुक से आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इन्हीं बुक्स से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 2 पेज या 2.5 पेज या 3 पेज लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक टॉपिक में मास्टरी कर लोगे तो आप उसमें 10 में 10 पा जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वहाँ पे 2 पेज या 3 पेज ही लिख के आना है। तो किसी टॉपिक को इतना ही पढ़े जितना उसके बारे में आप बिना सोचे 2 पेज या 3 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो GS 1 में आपको जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही फॉलो करनी है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, एंशिएंट मिडिवल के लिए RS शर्मा फॉलो करनी है, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आप फॉलो कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा UPSC का ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैंने GS के लेवल की ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ी थी, मैंने अपने ऑप्शनल के सिलेबस से ही इसको कवर कर लिया था। तो मेरा तो ज्योग्राफी ऐसे हो गया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं GS 2 की तरफ। तो GS 2 अब काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि GS 2 में आपका लक्ष्मीकांत वाली पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है और साथ ही के साथ सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है।
तो जो आपका पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट है वो आप पॉलिटी तो आप लक्ष्मीकांत से कर लोगे, साथ में गवर्नेंस का पार्ट है वो आप किसी कोचिंग के नोट्स, जैसे कि मैंने विजन से किए थे, आप विजन से कर सकते हो, या किसी भी कोचिंग की अच्छी कोचिंग के नोट्स निकाल के आप वहाँ से गवर्नेंस कवर कर सकते हो। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग्स की ईयरली कंपाइलेशंस आती हैं आप उसको ले सकते हो, उसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी होलिस्टिकली कवर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सोशल जस्टिस का भी थोड़ा सा पार्ट्स आता है, वो भी आप करंट अफेयर के जरिए कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम GS3 की ओर। तो GS3 होता है वो सबसे वास्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा सिलेबस GS3 का है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, सबसे टफ क्वेश्चन। तो इसमें आपका इकोनॉमी आपका इन्वायरमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं मैंने बताया भी अभी को कि जैसे कि शंकर IAS हो गई, या साइंस टेक के लिए आप करंट अफेयर को प्रेफर कर सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आप क्या करिए, आप कोचिंग के ईयरली कंपाइलेशंस निकालिए, वो सबसे बेस्ट होते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट GS की ओर चलते हैं। GS4 की अगर हम बात करें तो GS4 काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी 3 GS से, क्योंकि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका सिलेबस तो बहुत छोटा है, आपको मुश्किल से 8 या 9 टॉपिक्स मोटे मोटे दिए गए हैं सिलेबस में। तो आप क्या करो, उन सिलेबस से उन टॉपिक्स को निकालिए, जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, और एक एक कीवर्ड को आप गूगल पर सर्च मारिए, और उन कीवर्ड्स के अनुसार अपना खुद के नोट्स बनाइए। उन खुद के नोट्स के आधार पर आप अपना एक डायमेंशन बनाइए कि आपको उस टॉपिक को कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि जो आपका एथिक्स का पेपर है आपका जोन ऑफ क्रिएशन होता है, ये आपके खुद पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से लिख सकते हो। बाकी 3 GS के होते हैं, उसके मतलब एक सेट पैटर्न ऑफ आंसर होता है कि आप ये लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। पर एथिक्स इज अ जोन ऑफ क्रिएशन, वहाँ आपको अपना दिमाग चला के उसको डिफरेंट सोसाइटी पैटर्न से जोड़ना होगा, और तभी आपका बेटर आंसर बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की डिमांड करता है, इसीलिए बच्चों के एथिक्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन ले सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक, जैसे वाजीराम की येलो बुक काफ़ी फेमस है, उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और उसको लेने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और केस स्टडी भी 2 आती है PCS में, तो आपको केस स्टडी भी करनी होगी। जैसे कि आपको सिचुएशन दी जाती है कि अगर आप ऐसे हैं और आपके सामने सिचुएशन कोई दे दी जाए तो उसमें आप कैसे एक्ट करोगे। इसको आप तुरंत एग्ज़ाम में जाकर नहीं लिख सकते हो, इसको भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं उस आपकी पोजीशन में, तो कौन सा बेस्ट पोजीशन होगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह आपके चारों GS हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं जो नए ऐड हुए हैं PCS में, GS5 और 6। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑप्शनल को हटाकर 2 नए पेपर जोड़े गए हैं PCS में, GS5 और GS6, जिसमें आप यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 5 और 6 के बारे में ऐसा कोई डिफरेंट मतलब एक्सपेक्ट नहीं है, ये पहले भी आते थे लेकिन इनको काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है, क्योंकि उनका प्रॉपर एक पेपर कर दिया गया है। तो 5 और 6 के लिए मैंने क्या किया था कि इस टाइम पे मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक या कोई अच्छा रिसोर्स नहीं आया था, तो मैंने सिर्फ सिलेबस से टॉपिक्स को निकाल कर और उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके उन टॉपिक्स को गूगल पर सर्च करके और खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे, और उन सेल्फ नोट्स को ही रिवाइज़ करके मैंने पढ़ाई की थी। और डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स आती हैं उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, तो अगर आप अपनी बुक्स को देख लें कि वो बुक्स सही हैं कि नहीं, उनके डेटा क्योंकि चेंज होते रहते हैं, सेंसस डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, ये चेंज होते रहते हैं, तो इन पे अभी आप ध्यान रखें कि आपके जो यूपी का पेपर है वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की तो आपके नंबर काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर उससे अपनी पढ़ाई की, और उसमें मुझे लगता है काफ़ी अच्छे नंबर आए होंगे मेरे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आंसर राइटिंग की ओर। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें, और कैसे क्वेश्चंस लिखें, कैसे टाइम मैनेज करें, क्या प्रोसीजर हमारा होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत आप प्रीलिम से पहले आपको करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो आप किसी भी A4 शीट ले लो या कोई भी कॉपी ले लो, और उस पर आप पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस से क्वेश्चन 10 साल के निकाल लो और उनको खुद से लिखना शुरू करो। जो भी आपका टाइम लिमिट है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 7 मिनट लगा के घड़ी में फिर उसको लिखना शुरू करो। शुरुआत में आपसे ज़रूर गलतियाँ होंगी, सबसे होती हैं, तो उससे निराश नहीं होना है। आप उन आंसर्स को लिखो, एक डिफाइंड टाइम लिमिट में लिखो,
फिर उसके बाद अपने घर वालों को चेक करवाइए, अपने फ्रेंड्स को चेक करवाइए कि वो देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द ऑल जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो आपकी कॉपी स्कैन करता है, वो कॉपी चेक नहीं करता, वो स्कैन करता है। तो वो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड देता है एक पेज पे, तो आपको अपनी कॉपी प्रेजेंटेबल दिखानी है। तो आंसर राइटिंग का एक ये फिक्स पैटर्न होता है कि आपको 2-3 चीज़ सुधारनी होती हैं। पहला क्या करना होता है, आपको टाइम लिमिट में लिखना सीखना होता है। तो अगर आप 7 मिनट लगाकर 2 पेज लिख रहे हो तो शुरुआत में हो सकता है कि आप 2 पेज ना लिख पाओ किसी टॉपिक पे, क्योंकि आपकी स्पीड स्लो हो या ज़्यादा लिख जाओ या आप टाइम ओवरसीड कर जाओ, ये सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो पहला आपको कोशिश करनी है कि आपको टाइम लिमिट में जितना पेपर दिया हुआ है उतना जितना पूछा गया है उतना भरना है आपको किसी भी तरीके से। जब आपका ये टाइम लिमिट में पेपर भरने लगे या मैंने पूरा आंसर लिखने लगो, फिर सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, कंटेंट इम्प्रूवमेंट। आपको जो देखना है कि क्वेश्चंस के कीवर्ड क्या हैं, कि कमेंट पूछ रहा है, कि एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो क्वेश्चन मार्क्स के बाद वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, उनको ध्यान में रख के क्या पूछा गया है उस अनुसार लिखना है। और आपको अपना क्वालिटी इनरिचमेंट करना है कि जो पूछा गया है उसमें हम कितने डायमेंशंस में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम्स डालने हैं, आपको फिगर डालने हैं, आपको डेटा डालना है, और आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आप डालना चाहो, या फिर रीजनल मैप्स, सेक्शनल मैप्स, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप, जो भी आप उससे क्वेश्चन के रिलेवेंट हो आप डाल सकते हो, वो आप डालो, उससे आपका कंटेंट इनरिचमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि जब आपको लगने लगा कि मेरा टाइम सही आ रहा है और क्वालिटी भी ठीक हो रही है, तो आप किसी प्रोफेशनल या किसी कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं जो आपकी कॉपीज़ को प्रॉपरली इवेलुएट करे कि अब आपकी गलती कहाँ आ रही है, क्योंकि आपकी कॉपी खुद लिखने पे हमको गलतियाँ नहीं दिख पाती हैं। तो आप किसी फ्रेंड के साथ हेल्प ले सकते हैं या किसी कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं कि पेन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमें पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं सिंपल सा बोलना चाहूँगा कि जो भी पेन आपको कंफर्टेबल लगता हो, जिससे आपने साल भर प्रैक्टिस की हो, आप एक कोई पेन लें, चाहे 3 रुपये वाला, चाहे 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला पेन। आपको सफलता तभी दिला पाएगा जब उससे आपने प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो एक अच्छा बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन, जो भी आपकी राइटिंग को सूट करता हो, आप डिफरेंट पेन से अपनी एक पेज लिख के डिफरेंट पेजेस पे अपने साथ वालों को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, और ये देखिए कि कौन सा पेज देखने में अच्छा लग रहा है एक सिंगल लुक में। अगर उससे आप फीडबैक लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग कौन से पेन में ज़्यादा निखर के आ रही है। तो उन अनुसार अपने पेन को चूज़ करिए। एग्ज़ाम के दिन कोई नई पेन को चूज़ मत करिए, क्योंकि वो आपके हाथ से यूज टू नहीं होगी, आपका हाथ ज़्यादा दर्द होगा। तो ये आपको पेन के लिए ध्यान रखना है। और कुछ बातें हैं, और कुछ लोगों का हाथ थोड़ा छोटा होता है, कुछ लोगों का हाथ बड़ा होता है, तो आपको ध्यान रखना कि पेन बहुत मोटी ना हो, क्योंकि आपको लगातार 3 घंटे और दिन में 2 पेपर लिखने हैं, और ऐसा लगातार 4 दिन लिखना है। तो आपका ये लगभग घंटों का प्रोसेस है। तो आपको ऐसी पेन चूज़ करनी है जो आपके हाथ में कंफर्टेबल हो। अगर लोगों के हाथ छोटे हैं तो आपको पतली पेन यूज़ करनी है, उसका पॉइंट पतला हो, बहुत मोटा ना हो, ताकि आपके हाथ में कंफर्टेबल रहे और आप लगातार 3 घंटे बिना थके लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग ये है कि लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको पॉइंट्स पे लिखना चाहिए, क्योंकि जो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सबको जल्दी में आंसर चाहिए होता है। जो एग्जामिनर है वो भी तो इंसान है, उसको भी जल्दी से जल्दी आपको आंसर से निचोड़ निकालना है कि इसने लिखा क्या है। जब आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हो तो उसको ना पढ़ने का इतना टाइम है, और उसको भी एक बोरियत महसूस होती है कि इतना लंबा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, या एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स फॉर्मेट को प्रेफर करना है और पॉइंट्स में लिखना है, और कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिखना ही है अगर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। और उसके साथ साथ पॉइंट्स को लिखने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, यानी कि अंडरलाइन कर सकते हैं आप, या डिफरेंट पेन से लिख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता हो। तो इस तरह आपको पॉइंट्स में लिखना है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लेकिन ऑन अदर हैंड अगर एसए का पेपर लें तो वहाँ पे तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है, वो तो फिक्स पैरामीटर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नोट मेकिंग के ऊपर पे। तो बच्चे पूछते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, कैसे नोट्स होने चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिक्स बनाए थे, यानी कुछ आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, और कुछ आपके हार्ड जो बुक्स होती हैं उनके अनुसार नोट्स बनाए हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक जैसे नोट्स बनाओगे तो उससे आप जल्दी बोर हो जाते हो। अगर सिर्फ बुक्स या कॉपीज़ के आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप एक समय के बाद आप बोर हो जाते हो सेम चीज़ पढ़ते पढ़ते। तो मैंने क्या किए थे, कुछ के मैंने PDF से रखे थे, कुछ के मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे एवरनोट से,
और कुछ की मैंने बुक्स और कुछ के मैंने शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए थे। यानी कि डिफरेंट सेट्स ऑफ नोट्स थे, तो मुझे थोड़ा सा फ्रेशनेस देते हैं कि नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, ताकि मुझे बोर्डम ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारा नोट्स कैसे होने चाहिए। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, जो सिर्फ आपको समझ में आए। आपको क्या करना है, किसी टॉपिक को पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को जो आपको जो समझ में आ रहा है उस टॉपिक से, उसको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि बुक्स में जो जार्गन्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को ऐसे कैसे उतार लेना है, तो वो तो एक नई बुक बन जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको अपनी भाषा में लिखना है, और ऐसे लिखना है कि उसको सिर्फ आप ही समझ पाओ। और जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उसको उतना शॉर्ट रखो, क्योंकि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता कि आप रिवाइज़ कर सको। बैक टू बैक पेपर्स होते हैं और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके अगर नोट्स जितने भी शॉर्ट्स होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा एक टाइम रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं अपना डेली रूटीन शेयर करना चाहूँगा। तो मैं सुबह डेली लगभग 6 बजे उठता था, और 6 से 8 तक अपने डेली स्टफ़ ख़त्म करने के बाद 8 से लगभग 12 बजे तक एक 4 घंटे का सेट रखता था, जिसमें मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि सुबह का टाइम काफ़ी फ्रेश होता है, एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे होती है, और उस टाइम में मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती थी। क्योंकि मैं खुद अकेले रहकर तैयारी करता था, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना बनाना और खाना और जो डेली स्टफ्स होते हैं उनको निपटाने का काम करते थे। फिर नेक्स्ट सेट होता था मेरा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का। तो इसमें मैं रखता था जिसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग कम लगाना पड़े, जैसे करंट अफेयर लिखना हो गया, या फिर कम टफ चीज़ें रखते था, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि शाम तक आते आते आपका दिमाग थोड़ा सा डिम हो जाता है, वो फ्रेशनेस नहीं रहती है जो आपकी मॉर्निंग में रही होती है। उसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक टी टाइम या टी ब्रेक कह सकते हैं आप, टी ब्रेक रखते थे, ताकि आपका दिमाग फिर से एनर्जी को कैप्चर कर सके। फिर एक शेड्यूल में रखता था शाम को 6 से 8 2 घंटे का, जिसमें भी मैं थोड़ा सा रखता था ऐसी चीज़ें जो मतलब जिसमें पढ़ने में दिमाग आपको कम लगाना पड़े, क्योंकि सबसे हार्ड चीज़ मैं रखता था सुबह, और सबसे कम दिमाग लगाने वाली चीज़ रखता था शाम को। तो ये लगभग मेरा 8 से 9 घंटे का पढ़ने का सेटअप था। आपको भी अपने अनुसार सेटअप बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो सुबह 4 बजे उठता है तो मैं भी 4 बजे उठ कर पढ़ाई करूँगा, ऐसा बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रात को पढ़ाई अच्छी होती है क्योंकि उस समय शांति ज़्यादा होती है। तो जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, वो अपने अनुसार चुनिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो रात के 12 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और सुबह 6 बजे तक पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो पूरा दिन सोते हैं या घूमते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रात को पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको सुबह ही पढ़ना चाहिए या रात को ही पढ़ना चाहिए। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपका फैमिली स्ट्रक्चर हो या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल रह रहा हो, वैसे अपना प्लान बनाइए। हाँ, लेकिन आपको प्लान में तो ध्यान रखना है कि आपको लगभग 8 से 10 घंटे की स्टडी आपको डेली करनी है, उसमें आपको कोई भी हीला हवाली नहीं करनी है। ठीक है, और फिर हम चलते हैं कि मेरी पिछले अटैम्प्ट था जिसमें मैं जिला सेवा अधिकारी अलीगढ़ के पद पे कार्यरत हूँ, और इस बार मेरा चयन एसडीएम के पद पे हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो थी मैंने इम्प्रूव की हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पिछले अटेम्प्ट में देखा कि जो मेरी आंसर राइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें उसमें कमियाँ थी, जैसे कि जो भी कीवर्ड्स पूछे गए थे उसके अनुसार थोड़ी सी मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा था। जो भी मांगा गया था कंटेंट, उसकी रेलेवेंसी के अनुसार मैं कंटेंट नहीं दे पा रहा था। इसके साथ साथ मेरा जो अलाइनमेंट था, यानी कि जो पैराग्राफ्स फॉर्मेट में हम लिखते हैं, उनका अलाइनमेंट भी सही नहीं आ रहा था। कुछ वर्ड्स इधर जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स उधर जा रहे हैं, तो ये भी एग्जामिनर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी मैंने सही की। इसके साथ साथ मैंने इम्प्रूव क्या की कि हर क्वेश्चंस में अगर पॉसिबल हो तो आपको डायग्राम जरूर डालना है, पाई चार्ट या बार चार्ट या कोई ग्राफ या कोई सेक्शनल मैप या वर्ल्ड मैप, जो भी आप रिलेवेंट मैप डाल सकते हो वो डालने की मैंने कोशिश की। तो मुझे लगता है कि इस बार उसने मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव किए, और ये आप भी कर सकते हो जिससे कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो। आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आपको आता है, उस बारे में अच्छे से आता है। तो डोंट्स डिस्कस करने वाले हैं हम। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि मैं क्या देखता हूँ कि लोग कोचिंग करते हैं, वो 6 महीने की हो, 1 साल की हो, ये किसी एग्जाम के लिए भी लागू होती है। आप कोचिंग करने के बाद क्या होता है कि लोग कोचिंग छोड़ के सीधे घर चले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना होता है कि आप कोचिंग किए, फिर आपका खत्म हुआ टेन्योर, उसके बाद घर चले गए। उसके बाद आपको रुकना होता है, क्योंकि जो भी आपने कोचिंग में
पढ़ाई की है वो बेसिकली आपने लिखाई की होती है, आपने सिर्फ कॉपी भरी होती है और फिर उनको पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। वो आपको तभी मिल सकता है जब आप उसको कोचिंग के बाद प्रॉपर टाइम दें। मतलब जितना आपने कोचिंग की 1 साल, तो उसके बाद भी आपको लगभग आधा साल या 1 साल रुकना होता है। तो ये आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी आपको कॉपी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ या कोई और टॉपर बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पूरा का पूरा फॉलो करना है। आप हर आदमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग-अलग होती है। कुछ चीज़ें आपको सूट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है। किसी को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने का। मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में भी यूज़ करता हूँ, अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ। पर सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई डेली 8 से 10 घंटा होनी चाहिए, तो वो होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया उसके बीच में नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा है, पर आपका बैलेंस होना चाहिए आपकी पढ़ाई में और आपके सोशल मीडिया के उसमें। ठीक है ना? ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपको एक ज़रूरी है, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी का मतलब क्या होता है? तो प्लान बी होता है कि मान लीजिए आप यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, मान लीजिए आपका नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? ये सवाल सबके मन में आता है, आपकी फैमिली के मन में भी आता है, आपके आस-पड़ोस के लोग के मन में भी आता है और खासकर आपके मन में भी आता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि प्लान बी होना मैंडेटरी है, मतलब आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। चाहे आप कोई डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स कर लो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप डिस्टेंस से पोस्ट ग्रेजुएट कर लो या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज देख लो जो आपको बाद में पैसा कमाने में हेल्प कर सकते हो, ताकि आप अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। तो यहीं पे मैं अपना इंटरव्यू वाइंड अप करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जो मैं डिटेल में डिस्कस किया आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरा। मुझे लगता है कि आप उसको अपने अनुसार फॉलो करेंगे और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए डीकेटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।